Hello students, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत यूनियो के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे. यूनियो जो कि एक्वेटिक एनिमल है, यूनियो में ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर आश्रित रहना पड़ता है. यह प्रक्रिया दो संरचनाएं मेंटल या प्रवार और एक जोड़ी जो होते हैं गिल या क्लोम या कंकत क्लोम जिसे टीनिडिया कहते हैं, इनके द्वारा पूरी की जाती है. तो गिल वास्तव में प्रवार की ही विशिष्ट जो होते हैं डेरिवेटिव्स होते हैं. गिल की यदि हम बात करें तो प्रवार गुहिका में पाद के दोनों ओर एक एक गिल पाया जाता है जो अपनी अपनी ओर के विसरण मांस और मेंटल लोब में लटके रहते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें गिल के, तो गिल जो होते हैं यू लैमिली ब्रैंक होते हैं प्रकार के होते हैं. ये प्रत्येक गिल जो होते हैं दो जो होते हैं हाफ गिल डेमी ब्रैंक या जो होते हैं लैमिनी का बना हुआ होता है जो परस्पर साथ साथ स्थित पाए जाते हैं. दोनों पटलों की अपेक्षा दोनों पटले जो होते हैं इनकी संरचना समान होती है. केवल अंदर के पटल जो होते हैं बाहर के पटल की अपेक्षा कुछ चौड़ा होता है. प्रत्येक पटल के दो समान लंबी और आयताकार प्लेट होती है जिन्हें हम कहते हैं लैमिली. ये पटलिकाएं अपने अगले और निचले पिछले किनारों पर जुड़ी हुई रहती हैं. इनकी संरचना जो होती है वो मनुष्य की जेब वाले पर्स के समान होती है. दोनों पटलिकाओं के बीच स्थित सक्रिय गुहिका सत्री गुहिका जो होती है जिस पर कई पतले और जो होते हैं उदग्र पट जो होते हैं इंटरलैमिलर जंक्शन द्वारा कितने ही उदग्र कक्षों में विभाजित रहती है और जिन्हें हम कहते हैं वाटर ट्यूब्स. एक पटल की समस्त जल नलिकाएं ऊपर की ओर जो होती हैं सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में खुलती हैं जो कि पटल के ऊपरी भाग में होता है. पटल वास्तव में वी के आकार की उदग्र छड़ों का बना हुआ होता है. प्रत्येक पटल जो होता है वास्तव में वी के आकार की उदग्र छड़ों का बना हुआ होता है जिन्हें हम गिल फिलामेंट कहते हैं. सभी वी आकार गिल तंतुओं की संगत भुजाएं संयोजी ऊतक की बनी असंख्य अनुदैर्घ्य छड़ों द्वारा जुड़ी रहती हैं जिन्हें हम इंटरफिलामेंटर जंक्शन कहते हैं. इनमें सूक्ष्मदर्शी छिद्र जो होते हैं ऑस्टिया पाए जाते हैं और इनके द्वारा प्रवार गुहिका या जिसे हम कहते हैं इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर जो होते हैं पटल की जल नलिकाओं से जुड़े रहते हैं. वी आकार की प्रत्येक गिल तंतु के कोण पर एक ग्रूव या खांच होती है. उत्तरोत्तर गिल तंतुओं की खांचें रेखाबद्ध होकर एक अनुदैर्घ्य या जिसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य जो होते हैं खाद्य खांच जो होती है फूड ग्रूव का निर्माण करती है. यह फूड ग्रूव जो होती है पटल के अधर तट के साथ फैली रहती है. पटल के समस्त गिल तंतु एक जैसे होते हैं. इस प्रकार की दशा जो होती है होमो रैप्टिक कहलाती है और अधिकांश पैलिसिपोड जंतुओं में पाई जाती है. कुछ स्यूडो लैमिली ब्रैंक जंतुओं में हेट्रोरैप्टिक है ना, इनमें क्या होती है हेट्रोरैप्टिक दशा पाई जाती है. इनमें दो प्रकार के गिल तंतु होते हैं. यूनियो का प्रत्येक गिल तंतु मुख्यतः कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है. काइटिनी शलाखाओं द्वारा दृढ़ रहता है. संपूर्ण रचना जो होती है पश्माभेद उपकला द्वारा घिरी रहती है. पश्माभ जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रंटल सीलिया. दूसरे जो होते हैं गिल तंतुओं के कटक के समान बाहरी सतह की ओर लेयर रहते हैं. दूसरे होते हैं जिसे हम लैटरल सीलिया कहते हैं. उन तंतुओं के पार्श्वी तलों को आस्तरित करते हैं जो ऑस्टियम को घेरते हैं. और तीसरे जो होते हैं जिसे हम कहते हैं लैट्रोफ्रंटल सीलिया ललाट और पार्श्वी पश्माभों के बीच दोनों तलों पर स्थित होते हैं. तो प्रत्येक गिल जो होता है इसके बाहरी पटल की अंदर की पटलिकाएं और अंदर के पटल की बाहरी पटलिकाएं ऊपर की ओर अपनी संपूर्ण लंबाई में परस्पर जुड़ी रहती हैं. इनके जुड़ने की रेखा को हम क्या कहते हैं टीनिडियल एक्सिस या गिल अक्ष कहते हैं.
इस प्रकार प्रत्येक गिल जो होती है जो कि बाईपेक्टिनेट संरचना बन जाती है, द्विकंकती संरचना बन जाती है, जिसमें एक अंकत क्लोमी अक्ष वी आकार के गिल तंतुओं की 2 श्रेणियां निकली होती हैं। प्रत्येक गिल तंतु में टिनिडियल एक्सिस से निकली हुई एक जो होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रत्येक गिल जो होता है डब्ल्यू के आकार का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो वृक्क से अशुद्ध रुधिर जो होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है, वो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स द्वारा गिल में आता है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स जो होती है कंकत क्लोमी अक्ष के अंदर ही अंदर फैली हुई होती है। अंतरा पटली की ये संगमों में सभी शाखाएं फैल जाती हैं। ये शाखाएं एक इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में खुलती है। इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स भी कंकत क्लोम अक्ष के अंदर फैली रहती है। रुधिर जो होता है वो एफरेंट वेसल्स से बहकर इफरेंट वेसल्स में पहुंचने तक ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनित हो जाता है और अंत में यह ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है इफरेंट ब्लड वाहिका द्वारा हृदय में पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अटैचमेंट की। तो प्रत्येक गिल जो होता है इसकी बाह्य और अंतः पटलों की अंतः और बाह्य पटलिकाओं की परस्पर मिलने से बनी कंकत क्लोम अक्ष जो होती है अपनी संपूर्ण लंबाई में विसरल मांस के पार्श्व तल के साथ जुड़ी रहती है। अंदर की पटलिकाएं आगे की ओर जुड़कर विसरल मांस के पार्श्व तल पर मध्य में निकट कुछ दूर पर स्वतंत्र रहकर पीछे की ओर दूसरे गिल की संगत पटलिकाओं से जुड़ जाती है। प्रत्येक गिल अपनी ओर की प्रवाह गुहिका को एक विस्तृत जिसे हम कहते हैं इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर और 2 सक्रिय अनुदैर्ध्य जिसे हम सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कहते हैं इनमें विभक्त कर देता है। निम्न क्लोम अक्ष पटलिकाओं के जुड़े हुए ऊपरी तटों के नीचे स्थित रहता है और इनहेलेंट साइफन द्वारा बाहर खुलता है। दोनों पार्श्वों की प्रत्येक क्लोम पटल के ऊपरी भाग में एक अधिक्लोम कक्ष प्रत्येक लैमिला के ऊपर होता है। कंकत क्लोम अक्ष द्वारा एक ओर के दोनों अधिक्लोम कक्ष एक दूसरे से पृथक रहते हैं। पश्च भाग में दोनों गिलों के अंदर की ओर एक अधिक्लोम कक्ष पटलिकाओं के परस्पर जुड़ जाने के कारण एक होकर एक जो होता है क्लोएका में खुलते हैं। इसी में मलाशय भी खुलता है और ये क्लोएका जो होता है वो एक्सहेलेंट साइफन द्वारा बाहर खुल जाता है। मेंटल जो होता है दोनों प्रवाह पालियां कवच का जो होती हैं सीक्रेशन करने के अलावा श्वसन का कार्य भी करती हैं। ये पतली और अत्यंत वैस्कुलर या संवहनी होने के कारण इस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन की कार्य की या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो गिल तंतुओं को आस्तरित करने वाले पार्श्वी और प्रवाह पश्चाप जो होते हैं परस्पर मिलकर जल धारा को उत्पन्न करते हैं जो कि इनहेलेंट साइफन से होकर निम्न जो होते हैं क्लोम कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। अंदर प्रवेश करने वाले जल में घुली हुई ऑक्सीजन और सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव योनियों का भोजन होते हैं। ये जल जो होता है निम्न क्लोम कक्ष से ऑस्टिया द्वारा गिल पटलों की जल नलिकाओं में प्रवेश करता है, परंतु भोजन के कण जल नलिकाओं में प्रवेश नहीं करते हैं। जल नलिकाओं में यह जल ऊपर की ओर बहकर अधिक्लोम कक्षों में प्रवेश करता है। इन कक्षों में जल पीछे की ओर बहकर अवस्कर कोश में पहुंचता है, जहां से ये एक्सहेलेंट साइफन से होकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब निम्न क्लोम कक्ष और जल नलिकाओं में जल का प्रवाह होता है तो प्रवाह और गिलों में प्रवाह करता हुआ ब्लड जो होता है इसमें घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेता है, इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ देता है। तो बाहर निकलने वाली जलधारा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो विष्ठा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने
यूनियो के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।